हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोगों का शॉर्ट स्टोरी है अदर रूम्स अदर वंडर की, जो कि लिखी है दानियाल मोहिउद्दीन ने। इस लेक्चर में हम लोग उसकी डिटेल समरी डिस्कस करेंगे। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। राइटर का इंट्रोडक्शन, टॉपिक डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, character sketch, plot survey, themes, political scenario and important question। तमाम के तमाम पॉइंट्स हम लोग इस अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। वन बाय वन करके आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। ये लेक्चर जो है हमारा बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमारा बात करते हैं हम लोग राइटर की इंट्रोडक्शन की। तो दानियाल मोहिउद्दीन की बर्थ हुई थी 1963 में। एक पाकिस्तानी अमेरिकन ऑथर हैं। ये पैदा हुए थे यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में। इन्होंने जो बुक लिखी है अदर रूम्स अदर वंडर, इनकी मोर नोइंग बुक जानी जाती है। अवार्ड इनको पेन अवार्ड भी मिला है, हेनरी अवार्ड भी मिला है। नेशनलिटी इनके पास है अमेरिका की भी और पाकिस्तान की भी। एजुकेशन इन्होंने डरमॉथ कॉलेज, येल लॉ स्कूल लाहौर से हासिल की है, लाहौर अमेरिकन स्कूल से हासिल की है। इनकी जो ऑक्यूपेशन है वो हमारे पास वो ही वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, लॉयर, बिजनेसमैन बिफोर राइटर। ठीक है। इनके पेरेंट्स हैं गुलाम मोहिउद्दीन एंड बारबरा मोहिउद्दीन। बारबरा मोहिउद्दीन हिज मदर एंड गुलाम मोहिउद्दीन हिज फादर। इनकी एक सिबलिंग है तैमूर मोहिउद्दीन। इनकी एज जो है वो 59 ईयर्स ओल्ड है। ये स्टिल रह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट में। इनके जो वालिद हैं पाकिस्तानी थे, इनकी मदर जो थी वो अमेरिकन थी। इन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा तालीम पाकिस्तान में हासिल की है। उसके बाद इन्होंने अपनी कुछ एजुकेशन जो है वो, बल्कि ज़्यादातर एजुकेशन इन्होंने अमेरिका से हासिल किया है। इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया है, एज अ बिजनेसमैन भी काम किया है और एज अ लॉयर भी काम किया है राइटिंग स्टार्ट करने से पहले। इनके वालिद जो थे लैंडलॉर्ड इंसान थे। हम लोग देखेंगे गुलाम मोहिउद्दीन की स्टोरी के अंदर कि हमें लैंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें, मतलब मोस्टली जो इसकी स्टोरीज़ हैं वो लैंड के ऊपर बेस कर रही होंगी, उसके अंदर लैंड का जिक्र होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करके बात करते हैं टॉपिक डिस्क्रिप्शन की कि ये जो बुक है ये कलेक्शन है स्टोरीज़ की। इट इज़ बेस्ड ऑन 8 शॉर्ट स्टोरीज़। फर्स्ट वन इज़ नवाबुद्दीन, इलेक्ट्रिशियन, सलीमा। थर्ड इज़ प्रोवाइड। फोर्थ अबाउट बर्निंग गर्ल्स। फिफ्थ अदर रूम्स अदर वंडर एंड सिक्स है आवर लेडी ऑफ पेरिस। सेवंथ लिली। एट स्पॉइल्ड मैन। अब बात ये है कि राइटर ने अदर रूम्स अदर वंडर ही क्यों टाइटल चूज़ किया। He could choose that provide or the lady our lady of Paris. Our lady of Paris is more attractive than other rooms other wonder, but why he used other rooms other wonder as a title of the book? इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर इन्होंने डाउनफॉल शो किया है के हरूनी की फैमिली का। उन्होंने बताया है कि के हरूनी की फैमिली का जो डाउनफॉल है वो किन किन चीज़ों की वजह से हुआ है। के हरूनी थ्रू आउट ये जितनी भी हमारे पास 8 शॉर्ट स्टोरीज हैं इस कलेक्शन में, वो सारी की सारी एक ही सिंगल कैरेक्टर के गिर्द रिवॉल्व करती हैं, दैट इज़ के हरूनी। उसने उसकी जो लाइफ का डाउनफॉल है वो शो करती है, अरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल को शो करती है, उसकी लग्जरीज़ को वो कैसे अपने फोरसेक के लिए यूज़ करता है, ये चीज़ें शो करती है। तो रीज़न यही है इसकी कि इसका टाइटल चूज़ करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इसके अंदर डाउनफॉल दिखाया गया है कि हरूनी की फैमिली का और सोशल स्टेटस दिखाया गया है, और जो है वो सर्च फॉर मनी कैसे है, लोग लस्ट कैसी है, लस्ट
लस्ट दिखाई गई है लोगों की, कि लोग कितने लस्ट हो चुके हैं मनी को लेकर, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी उनके लिए मैटर ही नहीं करती। उनके लिए जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ ओनली वन थिंग, वो क्या है? मनी। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो पैसा हासिल कर ले। के हरूनी की फैमिली, जो कि बहुत ही अरिस्टोक्रेट फैमिली है, वो अपने फोर्सेक के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए लोगों को कैसे इस्तेमाल करती है, लोअर मिडिल क्लास को कैसे एक्सप्लॉइट करती है, उनको अपने पर्पसेस के लिए किस तरह से यूज़ करती है, अब सिर्फ अपने लिए ही किस तरह से यूज़ करती है, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए। ये बुक पब्लिश हुई थी जनवरी 2009 में, और इस बुक ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, लाइक पुलिट्जर प्राइज़, नेशनल बुक अवार्ड, कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ एंड द स्टोरी प्राइज़। नोटेबल बात जो है वो ये है कि ये तमाम की तमाम जितनी भी स्टोरीज़ हैं, ये कहाँ पे हैं? पंजाब सिटी पाकिस्तान, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में। ये तमाम की तमाम स्टोरीज़ बात करती है 1917, 18 एंड 19, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखी हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1940 से 1980 तक। दिस बुक डिस्क्राइब्स द पाकिस्तानी कल्चर। दिस बुक, नॉट दिस स्टोरी। ये जितनी भी हम लोगों ने डिस्कस की है, टॉपिक डिस्क्रिप्शन, ये सारी की सारी इस बुक के बारे में, इस स्टोरी के बारे में नहीं है कि ये आठों की आठों जो स्टोरीज़ हैं वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करिए, पाकिस्तानी कल्चर को। ये बात याद रखिएगा कि ये जो जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो तमाम के तमाम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? इस बुक के बारे में, इन 8 स्टोरीज़ के बारे में, ना कि इस जो है वो हमारे पास जो शॉर्ट स्टोरी हम लोगों ने डिस्कस करनी है, अदर रूम्स अदर वंडर, उसके बारे में। इज़ दैट क्लियर? इसने कितने प्राइजेस विन किए हैं? इस बुक को लिखने के बाद 4 मेजर प्राइजेस इसने जीते हैं। फर्स्ट वन इज़ पुलिट्जर प्राइज़, जो कि 2010 में जीता है, और नेशनल बुक अवार्ड भी इन्होंने विन किया है, कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ भी इन्होंने विन किया है, और बुक प्राइज़ भी। एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो स्टोरीज़ है ना, आठों की आठों, ये पंजाब में ही क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि पंजाब एक ऐसा सिटी है जिसके अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है। सिटी नहीं है, प्रोविंस है पाकिस्तान में, जो कि जिसके अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर लोग जो है वो पंजाब में, अब तो खैर नॉर्मली हर सूबे में ही ऐसा हो रहा है, लेकिन पंजाब में एट द बिगनिंग ऑफ पाकिस्तान के टाइम पीरियड पे पंजाब बहुत खुली एक ऐसी जगह थी जो कि हमारे साथ इंडिया में भी इंटरलिंक्ड है। इंडिया में भी पंजाब के बारे में बात होती है। इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसने पंजाब के बारे में ही बात की, इसने पंजाबी लोगों का बताया, पंजाब के लोग किस तरह से अपनी लस्ट को पूरा करते हैं। इसके अलावा उसने बात की है वर्ल्ड वॉर की, कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे जब लोगों की इतनी ज़्यादा डाउनफॉल हो चुका था, इतनी क्राइसिस हो चुके थे, इतनी डिस्ट्रक्शंस हो चुकी थी, उसके बाद भी इसके बाद भी लोगों ने किस तरह से अपने आप को स्टेबल करने के लिए अमीर लोगों का सहारा लिया, और अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ ने अपनी इनर सेल्फ को सेटिस्फाइड करने के लिए कैसे पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट किया, कैसे उनको अपने फोर्सेक के लिए यूज़ किया, किस तरह से उन लोगों ने अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए दूसरे बहुत ज़्यादा सारे लोगों के बारे में जो है वो अपने आप को सेव किया, दूसरे लोगों को यूज़ करते हुए। ये बुक किस चीज़ों के साथ डील करती है कि इस बुक के अंदर हम लोगों ने देखना है, हम लोगों ने बात करें अभी हम लोग टॉपिक डिस्क्रिप्शन की। हम लोगों ने देखा है कि टॉपिक जो है वो क्यों लिया गया है। अब हम लोगों ने टॉपिक अदर रूम्स अदर वंडर ही क्यों चूज़ किया गया है।
अब हम लोग देख रहे हैं कि इस बुक के अंदर यानी 8 के 8 स्टोरीज़ के अंदर राइटर ने क्या बात की है। पहले जेंडर रोल को एक्सप्लेन किया, पॉवर्टी को, करप्शन को, सोशल स्टेटस को, हैव और हैव नॉट को, मार्क्सिज्म को, फेमिनिज्म को, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस बुक दैट इज़ अ डेथ। हम लोग के हरूनी की स्टोरी जब पढ़ेंगे तब भी हम लोग उसमें देखेंगे कि के हरूनी की स्टोरी के अंदर भी ये सारी के सारे थीम्स, ये तमाम चीज़ें वन बाय वन डिस्कस की गई और एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग अपनी शॉर्ट स्टोरी की समरी को डिस्कस करते हैं। फर्स्टली देखते हैं कि मेन करेक्टर के हरूनी इसका मेन करेक्टर का ये तमाम की तमाम 8 शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर एज अ चीफ माना जाता है, जो बिलोंग करता है रिचेस्ट फैमिली से। उसका फार्म है दुनियापुर में, वो कहाँ रह रहा है, लाहौर पैलेस के अंदर वो रह रहा है। वो ही हैड बीन अ पोलो एंड टेनिस प्लेयर अंटिल ही सफर्ड अ हार्ट अटैक 7 years अर्लियर। 7 साल पहले यानी हार्ट अटैक होने के 7 साल पहले वो पोलो टेनिस में बहुत एक्सपर्ट था। ही टुक अ वॉक मॉर्निंग एंड इवनिंग 4 miles ईच डे। वो हर रोज़ 4 मील की वॉक करता है, 2 मील सुबह को, 2 मील शाम को। और जैसे कि हम लोग इसकी देख लेते हैं, इसकी पिक्चर देखने से ही हमें बहुत सारे पॉइंट समझ में आते हैं कि ये लाइक बहुत ही, जैसे इन्होंने कप पकड़ा हुआ है हाथ में और दूसरे हाथ में चाबी घुमा रहे हैं, विच इज़ शोइंग दैट ही बिलोंग्स टू अ रिचेस्ट फैमिली, अरिस्टोक्रेट फैमिली। इसके बैठने के स्टाइल से, इसके जो है वो ड्रेस अप होने का जो मेथड है वे है, वो भी हमें शो कर रहा है कि वो एक अरिस्टोक्रेट फैमिली में से बिलोंग करता है। इज़ दैट क्लियर? और ये क्योंकि अरिस्टोक्रेट फैमिली है, ज़ाहिर सी बात है ऊंचे लोगों के ऊंचे टचने, वो खेलता है, पोलो खेलता है, टेनिस खेलता है। उसको हार्ट अटैक होने के 7 साल पहले तक वो टेनिस और पोलो में बड़ा एक्सपर्ट था। वो डेली की 4 मील तक वॉक करता है, 2 मील सुबह को वॉक करता है, 2 मील शाम को वॉक। के हरूनी अपनी फैमिली जो जितनी भी सारी 8 स्टोरीज़ हैं उसके अंदर हम लोग देखेंगे सारी स्टोरीज़ के अंदर के हरूनी ही एज अ चीफ रहेगा। लेकिन इस स्टोरी के अंदर के हरूनी का रोल क्या है कि इस स्टोरी के अंदर हम देखेंगे कि के हरूनी एज सच कैसे डाउनफॉल को पहुंचता है, वो अपनी लाइफ को किस तरह से जो है वो डील करता है, या किस तरह से उसकी लाइफ एक्सप्लॉइट हो जाती है। वो अपनी फोर्सेक के लिए किन गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। वो एक इवन के उस, अब तो वो बूढ़ा हो चुका है और आर्मी में था। एक और पॉइंट आपको बताते चलूँ कि वो आर्मी में था। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद वो किस तरह से जो है वो उसने अपने आप को मेंटेन करने के लिए कैसे डिफरेंट लोगों का सहारा लिया। अदर वंडर स्टोरी के अंदर हम लोग देखते हैं कि फोकस होता है किस पर, डाउनफॉल ऑफ के हरूनी फैमिली। ये अब हम लोग बात करें अदर वंडर शॉर्ट स्टोरी की, कि वो के हरूनी के डाउनफॉल को शो करती है। हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ, जो कि अपनी वाइफ से सेपरेट हो चुका है। उसकी वाइफ एक अलग जगह पर रह रही है, वो एक अलग जगह पर रह रहा है। इसके बाद चौधरी चगलानी जो कि लैंड मैनेजर है। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि ये जो दानियाल मोइनुद्दीन है उसके वालिद लैंड ओनर थे। तो उसकी स्टोरी के अंदर हम लोग देखेंगे कि वो बार बार बात करेगा लैंड की। उसकी स्टोरी में ये चीज़ आएगी बार बार लैंड की। वो लैंड मैनेजर है चौधरी चगलानी, और जिसने जो है वो दुनियापुर में जिसने दुनियापुर में जो है ना इसकी लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं जी करैक्टर स्केच की। करैक्टर्स को देख लेते हैं कि इसके अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि के हरूनी जो है वो चीफ है सब स्टोरीज़ का। उसकी सेपरेशन हो चुकी है, अपार्टेड हो चुके हैं मिसेस हरूनी यानी बेगम हरूनी, और इसकी सेपरेशन हो चुकी है। बेगम हरूनी के पास एक लड़की है हुस्ना, जो कि बहुत खूबसूरत है। वो काम कर रही है लेकिन उसको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। यहाँ पे हुस्ना है लफ्ज़। तो
उसको एक अच्छी जॉब की ज़रूरत है। वो मिसेस हरूनी से कहती है कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए। मिसेस हरूनी उसको बताती है कि तुम ना मेरे से एक लेटर ले जाओ और वो दे देना जाके के हरूनी को, और उससे बताना है कि तुम्हें मैंने भेजा है। यानी रेफरेंस मेरा देना ना, फिर तुम्हें के हरूनी जॉब पर जो है वो रख लेगा। के हरूनी फिर हुस्ना लेके आती है लेटर जो कि उसको मिसेस हरूनी ने दिया हुआ होता है, वो आके के हरूनी को देती है, तो उसकी जॉब हो जाती है, उसको अच्छी जॉब मिल जाती है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि वो के हरूनी की मिस्ट्रेस बन जाती। ठीक है, हुस्ना बन जाती है मिस्ट्रेस किसकी? के हरूनी की। इज़ दैट क्लियर? किस मकसद के लिए आई हुई होती है वो यहाँ पर? जॉब लेने के लिए, लेकिन वो बन क्या जाती है? के हरूनी की मिस्ट्रेस बन जाती है। मिसेस हरूनी और के हरूनी की 3 बेटियाँ, और इसकी लैंड एक बंदे ने ऑक्यूपाई की है, चौधरी चगलानी ने, लैंड मैनेजर था, उसने उसकी लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, इसकी 3 बेटियां हैं। मिडिल वाली है रेहाना पेरिस, जो कि पेरिस में रह रही है, वो मिडिल डॉटर है। इसकी यंगर डॉटर जो है वो सरवत है, वो कराची में रह रही है, जिसने एक बड़ी अमीर और जो है वो बड़ी लाइक वेल्थी इंसान से शादी की और वो कराची में रह रही है। और उसका जो है हस्बैंड वो लाइक बहुत इस तरह से अमीर है कि उसकी अपनी फैक्ट्रीज है, अपनी ज़मीनें हैं। ठीक है जी। सबसे जो बड़ी बेटी है वो कमीला है। कमीला जो है वो न्यूयॉर्क में रह रही। के हरूनी की एक गर्लफ्रेंड है रिफत, उसकी गर्लफ्रेंड थी जब के हरूनी यंग था, और रफ़ीक उसका ड्राइवर है। सॉरी स्टूडेंट्स। रिफत कौन है? उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं, अब उनकी लेकिन अभी भी के हरूनी की रिफत के साथ कनेक्शन है। रफ़ीक जो है वो उसका ड्राइवर है और बुटलर भी है। बुटलर कहते हैं किचन के काम करने वाले को, बावर्ची को। उसका बुटलर भी है और उसका ड्राइवर भी है। और क्योंकि जो जितने भी अमीर होते हैं उनका लाइफस्टाइल भी डिफरेंट होता है, उनकी जो है वो उम्मीदें भी डिफरेंट होती हैं। वो अपने आप को उनके लिए इनके लिए ये जो होती है ना, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोग जैसे फील करते हैं कि इस तरह किसी के साथ रिलेशन होगा तो इट विल नॉट अ गुड, लेकिन इन दोनों के लिए इन एरिस्टोक्रेट फैमिलीज़ में ये चीज़ें नहीं होती। दे इन्जॉय देयर लाइफ फुली, अपनी लाइफ को बहुत फुली तौर पर वो लोग इंजॉय करते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको करैक्टर की समझ आ चुकी होगी। अब हम प्लॉट सर्वे करते हैं, इस समरी को डिस्कस करते हैं कि हुस्ना नीडेड अ जॉब। हुस्ना को जॉब चाहिए होती है। हुस्ना लेटर लेके आती है मिसेस हरूनी से, वो के हरूनी को देती है। और जो मिस्टर हरूनी है वो मेमोरीज में बैठे हुए हैं। कॉशियसली टाइटल परहॉप्स दिस हैपन, जो कि इस बात के बारे में बात कर रहा है कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो जिस एरिया में बैठा हुआ है वहाँ पे एक सोफ़ा है, लार्ज चाइनीज़ पेंटिंग है, हॉर्समैन की ओवर द रोज वुड मेटल। वो अपने ये सारी का सारा जितना भी सिनेरियो है ना, ये बता रहा है उसके ड्राइंग रूम को। हुस्ना की अटेंशन किस तरफ जाती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ इन अ सिल्वर फ्रेम्स। लेकिन हुस्ना किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है? जो ब्लैक एक फ़ोटोग्राफ है वहाँ पे जो कि सिल्वर फ्रेम में लगा हुआ है, उसकी तरफ वो बहुत अट्रैक्ट होती है। बर्ड्स है और पाइल्स ऑफ गेम्स। वो फिर बताती है हुस्ना लाइक सारी सी बात है, जब आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं तो आप अपना थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन देते हैं ना। हुस्ना से वो पूछता है कि के हरूनी कि तुम अपने बारे में बताओ, तो हुस्ना बताती है कि उसकी जो है लाइक उसका जो ग्रैंडफादर था, हुस्ना का ग्रैंडफादर, वो 30 और 40 शॉप का ओनर था लाहौर ओल्ड सिटी में। ओल्ड सिटी की बात करें यानी बिफोर पाकिस्तान, बिफोर पार्टीशन के टाइम पीरियड से पहले की बात करिए कि उसके जो ग्रैंडफादर थे 30-40 दुकानों के मालिक थे, जो कि सेल हो गई। उनके बाद में कीमत बढ़ गई और पाकिस्तान और लाहौर जो है 1950 है, when लाहौर ग्रू इन 1950s एंड 1960। जब 1950 और 1960 में लाहौर बड़ा शहर बना तो उन दिनों में उनकी दुकानें भी की जो थी ना वैल्यू बढ़ गई।
मेरा जो ग्रैंडफादर है वो बहुत ही लाइक वेल्दी किस्म का पर्सन था। आउटसाइड द ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, वो एक जगह देखती है साइड पे पैशो गार्डनर स्विच्ड ऑन अ यार्ड लाइट स्विमिंग पूल हाफ फिल्ड विद द रेन वाटर एंड लीव्स। वो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी लगाई है, आप लोग देख सकते हैं कि वो एक ऐसे रूम में बैठी है, उस ड्राइंग रूम में बैठी है जिसके बाद स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल को देखती है जिसके अंदर यार्ड लाइट लगी हुई होती है, जिसके अंदर बारिश का पानी गिरा हुआ होता है और कुछ पत्ते गिरे हुए होते हैं। ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि वो बहुत ही अरिस्टोक्रेट फैमिली है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक सर्वेंट आता है उनके अंदर ड्राइंग रूम में, जिसकी बाजू जो है वो लकड़ियों से भरी हुई होती हैं। वो आता है, आकर फर्नेस को जला देता है, भट्टी को जला देता है, आग वाली भट्टी को जला देता है। उसी दौरान जब वो लोग बैठे हुए होते हैं तो रिफ़त इंटर होती है। हु वाज द रिफ़त? अभी हम लोग ने जब इसकी करैक्टर स्केच देखा तो हमने देखा था कि रिफ़त कौन थी। एग्जैक्टली गर्लफ्रेंड थी किसकी? के हरूनी की। वो इंटर होती है जिसने पिंकिश कुर्ता पहना हुआ होता है। वो कहता है हेलो रिफ़त, सेड हरूनी, विल यू हैव अ ड्रिंक? क्या तुम हस्की बोलती है? ड्रिंक है ये भी, वाइन कि तुम वाइन लोगी? द मैन glanced at his wife, उसको देखकर ऐसे खुश होता है जैसे कोई इंसान या कोई आदमी अपनी बीवी को देखकर खुश होता है। वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता कि लाइक बीवी को देखकर जो है वो हस्बैंड खुश हो, लेकिन वो उसको देखकर खुश होता है। वो फिर कहती है कि यस आई विल हैव अ स्मॉल विस्की, कि मैं थोड़ी सी वाइन लूँगी। तो वो फिर बैठी होती है, जब एक गर्लफ्रेंड थी उसकी इन पास्ट, पूछती है उस लड़की के बारे में कि ये कौन है। वो कहते हैं कि वो उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये हुस्ना है। हुस्ना विल ग्रेजुएट सून एंड इज़ लुकिंग फॉर अ टीचिंग पोजीशन। वो जल्दी ग्रेजुएट हो जाएगी और वो अभी क्या कर रही है, टीचिंग पोजीशन के बारे में सर्च आउट कर रही है। रिफ़त कहती है हाउ इंटरेस्टिंग। हुस्ना उसी दौरान हुस्ना अपना जो पुअर एक्सेंट है वो एक्सपोज कर देती है। क्या कहती है? इट इज़ वेरी गुड टू मीट यू। शी कुड से दैट इट्स गुड टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू, बट वो कहती है इट्स वेरी गुड टू मीट यू, जो कि उसके पुअर एक्सेंट को शो कर देता है। इसकी इस लैंग्वेज से, इसकी इस कन्वर्सेशन से वो अपने जो है ना स्टेटस उसको भी एक्सपोज कर देती है। फिर इस दौरान क्या होता है कि 2 सर्वेंट्स टी ट्रॉली लेके आते हैं। तो हुस्ना को वो कहती है कि हुस्ना ने घर जाना होता है, तो वो रिफ़त कहती है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। जाने से पहले जो है ना कि हरूनी उसको एडवाइस करता है कि यू नीड टू डेवलप टू गिव यू लेसन सम स्किल ही सेड। वो कहते हैं तुम्हें ना कोई स्किल सीखनी चाहिए। वाई डोंट यू लर्न टू टाइप? शाह साहब कि तुम ऐसी क्यों नहीं कर लेती कि टाइपिंग सीख लो शाह साहब से। शाह जो है वो भी एक के हरूनी की जो है हवेली के अंदर ही, पैलेस के अंदर ही रह रहा है। वो कहते हैं कि तुम बेहतर है कि तुम कोई स्किल भी सीख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ज़रूरत है कि तुम कोई स्किल भी सीख लो। नेक्स्ट डे क्या होता है कि उसना दुपट्टा लिए आती है। वो कहती है कि हरूनी से मिलती है, उसको कहती है कि हेलो अंकल। वो अंकल को देख के यानी कि हरूनी को देख के बोलती है हेलो अंकल, यू आर वेरी चेयरफुल एंड हाउ आर योर लेसन। वो पूछता है उसके लेसन के बारे में, तुम्हारा टाइपिंग का लेसन कैसा चल रहा है। वो उसको देखकर बहुत ही खुश होता है। वो कहती है कि थैंक यू अंकल, मतलब यू आर वेरी चेयरफुल, उसकी तारीफ़ करता है ना, वो उसको शुक्रिया अदा करती है। कि फिर वो उसको ऑफ़र करता है कि वाई डोंट यू वॉक विद मी, कि तुम मेरे साथ वॉक क्यों नहीं कर लेती। कहती है कि नहीं अंकल, मेरी जो है ना राइड वेट कर रही है। वो इमीडिएटली टाइमली बोलती है कि मेरा जो है ना राइड वेट कर रही है, और राइड उसकी क्या होती है कि रिक्शा होती है। फिर के हरूनी कहता है कि लेट हिम टू गो, उसको जाने दो, एंड लेटर द ड्राइवर कैन टेक यू, बाद में क्या होगा, ड्राइवर जो है वो तुम्हें छोड़ आएगा। वो दोनों मिलकर फिर वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। उस दौरान जो है ना वो हुस्ना, क्योंकि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उसके शूज़ इतने अच्छे नहीं होते कि जिसके साथ वो वॉक कर सके। कहता है कि योर फीट आर हंटिंग, कि तुम्हारे पाँव जो वो ज़ख्मी हो रहे होंगे, तुम ऐसा करो कि जूते उतार लो ना। लाइक किस तरह से वो अपनी वो उसको अंकल कह रही है, वो उस पर लाइनें मार रहा है इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जी, एंड वो पहले हेजिटेशन फील करती है, फिर वो
क्या करती है कि अपने जूते उतार देती है। लेट्स सी यू जंप ओवर द पुडल, कि तुम देखते हैं कि तुम पुडल के ऊपर कैसे जंप करती है। जो उसने ना वो 20 एज है उसकी, वो एस्टेट करती है। इसी दौरान जब वो रफ़ीक बाहर आता है, रफ़ीक कौन था, उसका ड्राइवर भी था और बुटलर भी था। वो रिपोर्ट करता है कि केके रूनी की यंगेस्ट डॉटर कौन थी, सरवत, जो कि कहाँ रह रही है, कराची में। उसकी कॉल आई है, ये देखें उसकी मैरिज हो गई है किसके साथ, एक वेल्थी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पर्सन के साथ उसकी शादी हो गई और वो कराची में रह रही है। वो कहते हैं कि वो आई है और उससे जो है उसकी कॉल आई है, आप उससे बात कर लें। रफ़ीक जो है वो के रूनी फ़ौरन ही अंदर चला जाता है, फिर उससे बात करता है। रफ़ीक जो है वो हुस्ना को देख के बड़ा खुश होता है। उससे पूछता है कि वहाँ पे रहने वाले जो चाचा लतीफ़ वो कैसे हैं, वो उनके बारे में बताती है। वो सब के सब ठीक है। वो कहता है कि रफ़ीक उसको कहता है कि जब भी तुम वहाँ पर जाओ तो मेरा उन्हें सलाम पेश करना है, ठीक है। तो के रूनी ने इसी दौरान वो वापस ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि के रूनी जो है वो बाहर आ जाता है। फिर वो दोनों दोबारा से वॉक करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी 2 माइल्स की वॉक ख़त्म कर देता है। 20 राउंड्स में वो इनवाइट करता है हुस्ना को डिनर के लिए, और जो है वो आस्क फॉर अ ट्रॉली इनटू अ लिविंग रूम, वो ट्रॉली को कहते हैं कमरे में ले आओ। तो फिर वो लोग लंच करते हैं साथ। हुस्ना जो है वो कम्प्लेक्स थॉट है उसके अंदर ना, इतनी मतलब उसका वो कहती है कि अपने आप को डे ड्रीम में रखते हुए अपने आप को स्पॉइल कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है अपनी प्रेजेंट कंडीशन को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि उसका घर कैसा है, इतना कोई वेल्दी नहीं है, वो बहुत ही पुअर क्लास से बिलोंग करती है। उसना डे ड्रीम करके अपने आप को अपने आप को स्पॉइल कर लेती है। उसना न्यू दैट नेवर नॉट टू मैरी अ यंग मैन फ्रॉम अ रिच फैमिली। उसको ज़रा से भी उम्मीद नहीं है कि मैं इतनी प्यारी हूँ तो मैं किसी अमीर आदमी से भी शादी कर सकती हूँ। At that time in 1980s, the old barons still dominated the government. The prime minister, a huge federal landowner. Their sons, वो फिर बताती है वो क्या सोचती है कि जो 1980s में थे, जो ओल्ड बैरन थे, यानी पुराने जो सियासतदान थे, वो अभी भी गवर्नमेंट पे डोमिनेट है। उनके बेटे क्या है, 30 के होते नहीं है कि वो मिनिस्टर बन जाते हैं, और वो फिर ब्लोइंग थ्रू डल पार्टीज़, वो क्या करते हैं, डल पार्टीज़ के थ्रू मेकिंग एन अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस बनाते हैं। फैमिलियर विद देयर एल्डर्स, अपने बड़ों से जो है वो फेमिलियर होते हैं। वो ऐसे कूल रूम्स वेयर आइस एंड अल्कोहल ग्लोड ऑन अ टेबल, वो ऐसे कमरों में रह रहे होते हैं जहाँ पर बर्फ़ और शराब पड़ी हुई होती है। एंड दूस रूम्स वेयर डील्स वर मेड, वो ऐसे रूम है जहाँ पर डील्स की जाती हैं, जहाँ पर कारोबार किए जाते हैं। उस किस्म के रूम्स में वो लोग रह रहे हैं। वो सब का सब सोचने के बाद वो क्या उसके माइंड में एक बात आती है कि वो अनेबल है हरूनी के अटेंशन को पाने के लिए, जब तक वो अपना पर्दा हटा नहीं देती, बेयरली आउट ऑफ पर्दा, जब वो पर्दे से बाहर नहीं आ जाती तब तक वो हरूनी की टेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकती। उसको हरूनी की अटेंशन चाहिए क्योंकि हरूनी एक वेल्दी पर्सन है, उसी के थ्रू ही वो अपनी जितनी भी विशेज़ हैं उसको फुलफ़िल कर सकती है। बट वन डे शी केम इनटू द वरांडा ऑफ हिज बेडरूम, वो एक दिन क्या होता है कि बेडरूम से बाहर आती है बरामदे में, तो वो कुछ आवाज़ें सुनती है। आवाज़ें कैसी होती हैं, वो कहती हैं लीव माई हाउस, लीव माई हस्बैंड अलोन यू, विच कहते हैं चुड़ैल को। वो ऐसी आवाज़ें सुनती है। वो किसकी आवाज़ें थी, के रूनी की, मिसिस की। उसको पता चल गया है कि अब के रूनी जो है वो हुस्ना के साथ टाइम स्पेंड करने लगा है। बीवी को जेलसी होती है, वो कहती है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, वो कैसे उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। बट what is she saying कि रूनी शुड आई लीव। फिर हुस्ना पूछती है कि वो जो है वो तुम्हारी मिसेस क्या कह रही थी, क्या मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। She would naturally have been furious to learn that Husna had just eaten dinner alone with के रूनी। बात क्या हुई है कि उसको पता चला है कि के रूनी के साथ बैठ के ना हुस्ना ने खाना खाया। ये एक ही बात उसको पता चली है और उसको बुरा लगा है कि के रूनी ने अकेले में हुस्ना के साथ बैठकर क्यों खाना खाया। इसको कहो कि मेरे हस्बैंड को, मेरे घर को छोड़ दे, फ़ौरन से इस घर से चली जाए। जबकि हुस्ना क्या प्लान कर रही थी कि उसको उसकी अटेंशन चाहिए।
फिर वो क्या करती है, अपना आँखों को पोंछती है हुस्ना और दुपट्टा लेती है और वो चली जाती है। फिर वो उसके बाद क्या होता है कि ना हुस्ना बताती है कि बेगम साहिबा जो है ना उसके साथ हार्श है, बहुत ही उनका कोई लाइक क्रूअल ट्रीटमेंट है हुस्ना के साथ। वो कहती है कि जब वो मेरे साथ ऐसा करती है तो मुझे तब क्या करना चाहिए। नाउ स्टॉप ही सेड। फिर वो कहते हैं कि तुम के रूनी कहता है कि स्टॉप, प्लीज स्टॉप, व्हाई डोंट यू कम स्टे हेयर व्हाइल द बेगम इज ऑन हज। कहते बेगम ने तो हज पे चल जाना, तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पे ना रुको बल्कि मेरे साथ उसी हवेली में वापस आ जाओ। शी मूव्ड इनटू द एनेक्स। फिर क्या करती है हुस्ना, एनेक्स में मूव कर जाती है हुस्ना। स्लेप्ट विद के रूनी, वो उसके साथ सोना शुरू कर देती है, अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है। के रूनी एट लंच विद हुस्ना, हुस्ना के साथ खाना खाना शुरू कर देता है। इस दौरान क्या होता है कि मई में सरवत आती है ना, उसकी यंगर डॉटर। वो कहती है कि आई वुड लाइक टू बी अलोन विद माई फादर प्लीज़। उसने को कहती है कि मुझे अपने वालिद के साथ कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ी स्पेस दे दो, मुझे अपने वालिद से बात करनी है। वो बात करती है कि आई कैन इमेजिन कीपिंग हर अराउंड बट टू सिट एंड हैव लंच विद हर, दैट्स टू मच, यू आर बिकमिंग एक्सेंट्रिक, यू रियली आर। कि बाबा ये बात तो ठीक है कि आप इसको अपने आसपास रखें, लेकिन इसके साथ बैठकर खाना खाना, इसके साथ टाइम स्पेंड करना, ये तो बहुत ही लाइक बड़ी कोई अजीब सी बात है। आपका स्टेटस मैच नहीं करता, आप इसके साथ क्यों इसके साथ ऐसा ना करें। हाँ, इसको अपने आसपास रखें जस्ट फॉर द यूज़, बट ईट विद हर दैट इज़ नॉट गुड। कहती है कि फिर के रूनी उसको बताता है कि शी कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, कि वो सारी सी बात है वो खुद को और उसको हुस्ना को थोड़ा बहुत डिफेंड करता है कि ये बहुत अच्छी फैमिली से है। और फिर वो रीज़न भी देता है कि यू आर इन कराची, कमीला इन न्यूयॉर्क एंड रेहाना हैज़ नॉट इवन स्पोकन विद मी इन 10 years। कि हुस्ना मेरे साथ रह रही है, तुम कराची होती हो, कमीला न्यूयॉर्क में रहती है, रेहाना जो है वो पिछले 10 साल से उसने मुझसे बात ही नहीं की। तो वो फिर जो है ना उसकी बेटी सरवत कहती है कि व्हाट अबाउट रिफत और वन ऑफ योर अदर ओल्ड गर्लफ्रेंड्स, कि तुम्हारे मेरे बाबा आपका उन रिफत आंटी के बारे में या तुम्हारी आपकी जो ओल्ड गर्लफ्रेंड्स थी उनके बारे में क्या ख्याल है। डू यू वांट मी टू हैव एन अदर हार्ट अटैक। फिर के रूनी कहता है क्या तुम चाहती हो कि मुझे एक और हार्ट अटैक आ जाए। हुस्ना एक्सपोज्ड हर use of sleeping pills to के रूनी, who strongly disapproved. For several years she had found it difficult to sleep at night। इसी दौरान क्या होता है कि उससे नेक्स्ट डे क्या होता है कि हुस्ना जो है वो एक्सपोज हो जाती है कि हुस्ना जब वो स्लीपिंग पिल्स ले रही है। फिर उसी फैमिली के अंदर एक ओल्ड जनरल हदायतुल्लाह है जो कि डॉक्टर है, रिटायर्ड हो चुका है, मेडिकल ऑफिसर ऑफ द आर्मी, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हो चुका है। वो के रूनी को बताता है कि दैट हिज हार्ट माइट एट एनी मोमेंट कैरी हिम अवे, कि उसको हार्ट अटैक हो चुका है ना, ये हो सकता है कि कभी भी इसका दिल जो है ना वो इसको यहाँ से दूर ले जाए, इसकी डेथ हो सकती है प्रोबेबली, ही कुड डाई। अगस्त में क्या होता है कि इन अगस्त मानसून की हवाएं चल रही होती हैं जो कि इंडिया से आ रही होती हैं। एक रात वो देखता है कि सर्वट क्वार्टर की बेल रिंग करता है। कौन रिंग करता है? वेरी गुड, के रूनी बेल बजाता है अपने रूम की। तो रिफत जो रफ़ीक था वो आता है ना। द मास्टर सेट अप इन अ बेड इन अ ग्लेयर ऑन अ सिंगल लाइट, समथिंग रॉन्ग। उसको बताता है कि कुछ जो है वो गलत हो रहा है। माई पल्स इज़ रेसिंग, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है। वो एक हुस्ना को जुगाओ। हुस्ना केम इनटू द रूम वाइपिंग हर फेस, एडजस्टिंग हर क्लॉथ। अपने कपड़े और अपनी आंखों को मसलते सीधा करते वो इसके पास आती है, टेलीफोन करती है जनरल हदायतुल्लाह को कि इसकी सॉरी के रूनी फ़ोन करता है जनरल हदायतुल्लाह को, इट्स माई चेस्ट, कि मेरे चेस्ट में पेन हो रही है। वो कहते हैं कि गो इमीडिएटली टू मायो हॉस्पिटल, कि वो हॉस्पिटल लेके आओ। वो कैरी आउट इन अ चेयर, वो चेयर पर उसको लेके जाते हैं। एज हुस्ना प्रिपेयर टू गेट इन अ कार द जनरल स्टॉप्ड हर। जैसे उसने भी उसके साथ जाने की कोशिश करती है तो जनरल उसको रोक देता है, कि वो कहता है यू नीड टू बी हेयर
People will be coming to ask about him. He is probably going to be alright, but you should call Sarwat and others. Camilla should come back from New York. Have them call Rehana also. Rehana, the middle child है उसकी, had broken with KK Rooney, जिसका फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि KK Rooney when he separated from his wife, KK Rooney के साथ उसका भी ताल्लुक ख़त्म हो गया था जब उसकी और उसकी वाइफ की सेपरेशन हुई थी तो रेहाना ने भी उनसे बात करना ख़त्म कर दी थी। उसने बिगन टू क्राई, डोंट, इज इट इज़ नॉट अबाउट यू, प्रिपेयर योर सेल्फ नाउ, रिमेंबर हु आर यू, द पॉइंट इज़ दैट कि हु आर यू। इस दौरान KK Rooney की डेथ हो जाती है, उसने को उसके घर वापस भेज दिया जाता है। ये पॉइंट देखें कि वो कहते हैं कि रिमेंबर हु आर यू, उसको उसकी औकात याद करवा देता है कि तुम कौन हो, इस बात को याद रखो, तुम घर में रहो, बल्कि घर में रहते हुए इसके फैमिली मेम्बर्स को कॉल करो, तुम अकेली जो है ना वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती। उसकी डेथ हो जाती है। सो स्टोरी एंड हो जाती है। कुछ कोटेशंस मैंने एंड पे ऐड किए हैं कि माई फादर अलाउड यू टू लिव इन दिस हाउस, हाउएवर ही वुड नॉट हैव वांटेड यू टू स्टे हियर। उसकी बेटियां कहती हैं कि मेरे वालिद ने तुम्हें घर पर ज़रूर रखा था, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि तुम हमेशा यहाँ पे रहो। फिर उसके बाद उसने कहती है कि डिड अंकल से एनीथिंग अबाउट मी बिफोर, बिफोर के बाद उन्होंने डॉट्स लगाए विच इज़ शोइंग दैट द नेक्स्ट वर्ड, कि मतलब डेथ से पहले अंकल ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा था। सरवत जो है वो उसकी बात को रोक देती है। नो, शी रिप्लाइड विद फाइनलिटी, वो फाइनली ये जवाब देती है कि उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। देयर वाज एंड इज़ नथिंग फॉर यू, उसके पास या हमारे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कमीला जो है वो सॉफ्टली कहती है कि लुक, वट एवर यू हैड विद माई फादर इज़ गॉन नाउ, इफ़ यू took care of him in these past months, you were rewarded. You are young, you will find other thing, you think that you will never heal, but you will. तुम्हें लगता है कि तुम हील नहीं हो सकती, लेकिन तुम हो जाओगी। sooner than you think, सुन जल्दी वो सोचती एंड गो बैक टू द एनेक्स, फिर एनेक्स में वापस चल जाती है। आई हैव नो पावर, हुस्ना कहती है आई हैव नो पावर, यू आर इम्पोर्टेंट पीपल एंड आई एम नथिंग एंड माई फैमिली इज़ नथिंग, आई हैव टू ओबे। इसके बाद क्या होता है कि देयर इज़ अ वन अदर थिंग, दे टेल अस you have a number of trunks in your room, we will not ask what you have in them, you may take those with you but nothing else। कि तुम्हें पता है कि हमें बताया गया था कि तुम्हारे पास कुछ ट्रंक है, तुम उन ट्रंक्स को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते। for him I should have said I come with nothing, I live with nothing, I live with the cloth on my back, I served your father when you were far away, the shame be on your head। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बाप का तब ख्याल रखा जब तुम में से कोई भी इसके पास नहीं था, मैं तब यहाँ आई थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ बिल्कुल ऐसा ही कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम लोगों ने अपने बाप का ख्याल नहीं रखा। यानी उसने अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए वो उसकी बेटियों को भी एहसास दिलाना चाहती है कि तुम लोगों ने अपने बाप के साथ अच्छा नहीं किया। तुम लोग अपने बाप को तब छोड़ गए जब तुम्हारे बाप को तुम्हारी ज़रूरत थी। उनकी लुक आफ्टर मैंने की, मैंने तुम्हारे बाप को संभाला, तुम लोगों ने नहीं संभाला। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस स्टोरी के अंदर जितने भी थीम्स थे वो देखा हम लोगों ने, फेमिनिज़म का, हुस्ना का, मार्क्सिज्म का, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जब हुस्ना अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि मैं उस कंडीशन में नहीं रहना चाहती, अपने आप को मुझे एक अच्छी सोशल स्टेटस, अपना अच्छा इकोनॉमिकल स्टेटस मेंटेन करना है। पॉवर्टी का थीम देखा उसने, चूँकि एक पुअर फैमिली से है, तो लास्ट पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है, दैट इज़ डेथ। थैंक्स फॉर
attending and paying attention. I hope you like this video. Please do subscribe my channel and stay tuned with us. मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।